और क्लास आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो अगर एक क्विक रिकैप हम करें कि हमने क्या चीज़ कवर कर ली थी बायोडाइवर्सिटी में, तो कल हमने स्टार्ट किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमें याद होगा कि बेसिकली वो हमारे पास बेसिक मैकेनिज्म था, स्टेप्स थे, रूल्स थे, प्रिंसिपल्स थे कि किस तरीके से किसी भी चीज़ को साइंटिफिकली नेम किया जाता है। और अगर किसी चीज़ को नेम किया जाता है तो उस नेम को आपको पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, उस नेम से आप क्या समझ सकते हैं, क्या चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई होती हैं। ये बेसिक बातें थी। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या चीज होती है, मतलब किसी भी चीज को कंजर्व करना मतलब ये होता है कि उस चीज को प्रोटेक्ट करना, उस चीज को संभाल के रखना और कोशिश करना कि वो चीज खत्म ना हो या फिर बर्बाद ना हो। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे पास हमने क्या चीज पढ़ी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि डिफरेंट स्पीशीज का होना, डिफरेंट हमारे पास कलरफुल चीजों का होना, एक बिल्कुल डाइवर्स सा एनवायरनमेंट होना कि आपके पास ये जानवर भी है तो वो वाला जानवर भी है, वो जानवर है तो वो वाला जानवर भी है, वो पौधे हैं तो दूसरे पौधे भी हैं। तो एक ही चीज कॉमन नहीं है, काफी सारी चीजें होना। तो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन होना जरूरी होता है कंट्री टू कंट्री और कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट। तो अच्छी बात होती है कि अगर आपके मुल्क के अंदर बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हुई है, मतलब क्या है इसका कि आपने जो है आपकी जो कंट्री के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं उन चीजों को आप एक्सटिंक्ट नहीं होने दे रहे, उन चीजों को आपने संभाल के रखा हुआ है और आपको कोशिश कर रहे हैं कि उन चीजों को आप कंजर्व रखें। पाकिस्तान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू हैव एवरी काइंड ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अच्छा, पाकिस्तान हमारे पास दुनिया की कुछ ऐसे ममालिक के अंदर शुमार होता है जिसमें आपके पास हर किस्म का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मौजूद है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से मुराद ये होता है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपके पास कि आपका जो लैंड है वो किस तरीके का लैंड, ठीक है। तो पाकिस्तान के पास काफी टाइप्स के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद है। माउंटेन्स भी हमारे पास मौजूद है, हमारे पास डेजर्ट भी मौजूद है, हमारे पास जंगल भी मौजूद है, तो हमारे पास बड़ी दरिया भी मौजूद है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें होती है ना। हमारे पास क्लिफ्स भी मौजूद है, हमारे पास प्लेटोज जो होते हैं वो भी मौजूद है, बेसिक पीएचडी के सब्जेक्ट हैं तो वो तो आपको पता ही होगा। द जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान इज अ ब्लेंड ऑफ लैंडस्केप, डिफरेंट किस्म के हमारे पास लैंडस्केप्स मौजूद है, ठीक है। यू विल फाइंड प्लेन्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, हिल्स एंड प्लेटोज। प्लेन्स आपके पास वो इलाके होते हैं जो प्लेन सा इलाका होता है आपके पास, फील्ड है आपके पास, ठीक है, एक इलाका है जिसपे घास फूस है, प्लेन सा इलाका, उसे प्लेन्स कहते हैं। डेजर्ट आपके पास सहरा हो गया, वो भी मौजूद है। फॉरेस्ट जंगलात है वो भी मौजूद है। माउंटेन्स हो गए, हिल्स हो गए आपके पास, गोरख हिल स्टेशन है आपके पास सिंध में। आपके पास नॉर्थ में चले जाए तो वहां पे आपके पास पहाड़ है इतने बड़े बड़े। प्लेटोज आपके पास क्या होते हैं, प्लेन इलाके होते हैं जो कि बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, पथरीले इलाके टाइप। देर आर कोस्टल एरियाज अलोंग द अरेबियन सी, कोस्टल एरियाज है मतलब जिनके आसपास समंदर है, वो एरिया भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। हमारे पास माउंटेन रेंजेस मौजूद है काराकोरम के, जिनके अंदर हमारे पास K2 दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट जो पहाड़ है वो मौजूद है, ठीक हो गया। ये हमारे पास चीज है। The diversity contains diversified habitats and landscapes that support a rich biodiversity of both fauna and flora, animals and plants, respectively. Arid and semi-arid regions covering almost 80% of the total land area of the country possess significant portion of the country's biodiversity. अच्छा, डाइवर्सिटी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उसके अंदर आपके पास डाइवर्सिफाइड हैबिटेट्स और लैंडस्केप मौजूद है। लैंडस्केप तो आपने पढ़ लिया कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है कि इलाका कैसा है, इलाके के अंदर हमारे पास किन किन जानवरों का हैबिटेट मौजूद है वो भी बहुत डाइवर्स है पाकिस्तान के अंदर, कि इस इलाके के अंदर ये हैबिटेट मौजूद है, इस किस्म के जानवर, इस किस्म की स्पीशीज वहां पे मौजूद है। तो इससे हमारे पास होता क्या है, हमारे पास एक रिच बायोडाइवर्सिटी आ जाती है। रिच मतलब बहुत ही खालिस किस्म की बायोडाइवर्सिटी आती है। किन चीजों की, फौना एंड फ्लोरा की। फौना हमारे पास जानवरों को कहा जाता है और फ्लोरा हमारे पास प्लांट्स को कहा जाता है। तो ये एक मुहावरा होता है बेसिकली ये बताने के लिए कि भाई वहां पे बहुत अच्छा फौना एंड फ्लोरा है। फौना एंड फ्लोरा बहुत अच्छा होने का मतलब वहां पे जानवर भी बहुत अच्छे हैं, वहां पे जो प्लांट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। दोनों चीजों को आप कवर कर लेते हैं। एरिड और सेमी एरिड रीजन हमारे पास हैं जो कि 80% ऑफ द टोटल लैंड एरिया को कवर करते हैं। एरिड हमारे पास नॉर्मल से इलाके होते हैं, सेमी एरिड जिनके अंदर घास फूस भी है और रेगिस्तान टाइप भी है, सेमी एरिड इलाके होते हैं। ये हमारे पास 80% ऑफ टोटल लैंड को कवर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास काफी सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी मौजूद है ऐसे इलाकों के अंदर, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी।
During the last 2 to 3 decades, a number of animals and plant species have become threatened or endangered, mainly due to over exploitation and loss of natural habitat. पिछले 2-3 डेकेड्स में, डेकेड जो होता है, एक डेकेड 10 साल होता है, तो पिछले 20 या 30 सालों के अंदर आपके पास काफी सारी जानवरों की स्पीशीज, काफी सारी एनिमल की स्पीशीज जो है उनको थ्रेटन किया जा चुका है। थ्रेटन से मुराद उनको धमकी ऐसे दी गई है कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक्सप्लॉइट मतलब उनको ढूंढ ढूंढ के अपने इस्तेमाल के लिए ले लिया जाता है, कि अगर आपको पता चल जाए कि भाई इस फला फला जानवर के अंदर ये खासियत मौजूद है या फिर ये बहुत जरूरी चीज है जो इंसानों के अंदर मदद पैदा कर सकती है, तो क्या होता है, उस जानवर की हंटिंग शुरू हो जाती है। उस जानवर को ढूंढ ढूंढ के पकड़ा जाता है और मारा जाता है और उसको यूज किया जाता है। तो इससे क्या होता है, उसकी स्पीशीज जो है वो खत्म हो रही है जानवर की, तो क्या हो गया, आपकी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इफेक्ट आता है इससे। उसी तरीके से प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स बहुत ही रेयर प्लांट्स होते हैं, वो अगर उग रहे हैं तो उनको और उगने देना चाहिए, लेकिन क्या होता है, क्योंकि वो रेयर है तो लोग उनको काट काट के अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू करते हैं, अपने पास रखने के लिए शुरू हो जाते हैं, तो वो बायोडाइवर्सिटी पे असर आ जाता है आपके पास इलाके की। अच्छा, factors like deforestation, overgrazing, soil erosion, salinity, and waterlogging are posing major threats to the remaining biodiversity of the country. जो कुछ बची कुची चीजें रह गई हैं, इलाके रह गए हैं, उनको किन चीजों से थ्रेट मौजूद है? जो हमारे पास डिफॉरेस्टेशन हो रही है, मतलब पेड़ों को काटना, जंगलात में से पेड़ों को काटना दो मकसद के लिए, या तो वो लकड़ी हासिल करना चाह रहे हैं या तो फिर उस जगह पे कोई ना कोई घर वर बन रहे हैं। ये हो गया ना हमारे पास डिफॉरेस्टेशन, इसी वजह से हो गई। डिफॉरेस्टेशन जब होती है, पेड़ हट जाते हैं, तो वहां से मट्टी जो होती है वो लूज हो जाती है, मट्टी की वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है, सॉइल इरोजन से कोई पौधे वगैरह उगते नहीं है वहां पे। सैलिनिटी हमारे पास हो जाती है, नमक वहां पे जमना शुरू हो जाता है, वहां पे पानी जो होता है वो जमीन का पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। जमीन का पानी है उसको जमीन में रहने देना चाहिए ताकि प्लांट्स उगे, लेकिन वो पानी बाहर आ जाता है। वो पानी बाहर आता है तो धूप की वजह से इवेपोरेट हो जाता है, तो पानी भी नहीं बचता जमीन के अंदर, कोई चीज उग नहीं पाती। ये हमारे पास थ्रेट्स है बेसिकली। द कंटिन्यूइंग लॉस ऑफ फॉरेस्ट हैबिटेट which is with its associated fauna and flora will have serious implications। अच्छा, अगर इसी तरीके से कंटिन्यूड लॉस होता रहा, जंगलात को खत्म करते गए और इलाकों को बर्बाद करते रहे, तो क्या होगा, जो उन इलाकों का, उन जंगलात का फौना एंड फ्लोरा है, प्लांट्स और एनिमल्स और प्लांट्स जो है, वो क्या होंगे, आहिस्ते आहिस्ते खत्म होते जाएंगे। और क्या होगा, ये थ्रेट है हमारे पास, कंजर्वेशन नहीं हो रही है। So to overcome all these problems, biodiversity should be paid attention in order to save the organisms from being endangered. Conservation is a simple way of caring, saving the species inhabit on Earth from dangers. कंजर्वेशन, इस इन चीजों से बचने के लिए क्या करना चाहिए इंसान को? बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करना चाहिए। कंजर्वेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? आप उन जानवरों को प्रोटेक्शन करते हैं, उन जानवरों की केयर करते हैं, उन चीजों की केयर करते हैं, उन स्पीशीज को बचाते हैं, बजाय के स्पीशीज को आप अपने फायदे के लिए मारें या यूज करें या पकड़ पकड़ के रखें, आप उनको सेव करें। ये चीज हमारे पास होती है। रीजंस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए अगर कोई बोलता है कि भाई हमें इस मुल्क के अंदर बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी चाहिए, तो ऐसे कौन से रीजन है जिनकी वजह से हमें कंजर्व करनी चाहिए? Biologists warn that global ecosystem would be collapsed if biodiversity continues to be reduced at the same rate. Therefore, it is mandatory to conserve life. बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो बायोलॉजी को पढ़ते हैं काफी बड़े लेवल के ऊपर, उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर बायोडाइवर्सिटी को इसी तरीके से डैमेज करता जाए, करते रहे लोग, डैमेज करते रहे और स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती नहीं, तो इससे क्या होगा, इकोसिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि हर जानवर का दुनिया के अंदर कोई ना कोई रोल मौजूद है, किसी ना किसी रीजन से वो जानवर वहां पे मौजूद है और कोई ना कोई स्पेसिफिक काम वो जानवर करता है। तो अगर वो स्पीशी एक हट जाएगी, बीच में से एक स्पीशी अगर एक्सटिंक्ट हो गई, तो जो फूड चेन चल रही है, जो एक पूरी चेन चल रही है कि उस जानवर से उस जानवर को हेल्प मिलती है, उससे उसको मिलती है, तो वो बीच में रुक जाएगी। वो रुकेगी तो क्या होगा, हमारे पास एंड पे जो दुनिया को अच्छा बनाने का मकसद है वो खत्म होता जाएगा। सब ऑफ द की पॉइंट्स आर हाईलाइटेड बिलो। की पॉइंट्स हमारे पास क्या है? ह्यूमन शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। क्यों कंजर्व करनी चाहिए? बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट, फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विच आर एसेंशियल टू लिव आवर लाइफ ऑन अर्थ। जो कि हमें वो बायोडाइवर्सिटी की वजह से जो सर्विसेज हमें नेचर से मिलती है, हम अगर कोई पौधे वगैरह रखते भी हैं तो हमें कोई ना कोई सर्विस मिलती है ना, उनसे कोई ना कोई फायदा मिलता है। अगर हम जंगलात के अंदर पेड़ पौधे उगा रहे हैं, तो उन पेड़ पौधों से हमें कोई खाने की चीज तो मिल रही है ना, वो हमारे लिए सर्विस है। अगर हम उन जंगलात को ही खत्म कर देंगे तो वो खाने पीने की चीज भी नहीं मिलेगी, हमें सर्विस भी नहीं मिलेगी, हमारे रहने के लिए वो चीज जरूरी है, तो इसलिए हमें वो भी नहीं मिलेगी। फिर कहीं और पे भी वो है, वो भी हमने वहां से खत्म कर दी, तो एक वक्त आएगा दुनिया के ऊपर वो चीज होगी ही नहीं, क्योंकि वो खत्म हो चुकी है दुनिया के ऊपर से, आपको वो सर्विस मिलेगी ही नहीं फिर। ये चीज हो गई है।
दूसरा हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी बूस्ट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी वेयर ईच स्पीशीज कैन इजीली सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। इफ वन विल नॉट कंजर्व बायोडाइवर्सिटी तो फूड चेन एंड इकोसिस्टम विल बी इम्बैलेंस। वही बात मैंने बताई कि एक फूड चेन चल रही होती है कि वो जो काम करता है उससे दूसरे के ऊपर असर पड़ता है, तीसरे के ऊपर पड़ता है, चौथे के ऊपर पड़ता है। तो बीच में से अगर एक स्पीशीज को हार्म हो जाए या फिर उसको एक्सटिंक्ट करा दिया जाए तो क्या होगा, पूरी की पूरी फूड चेन बर्बाद हो जाएगी बीच में। वो चीज तो बचेगी नहीं फिर बीच में। With more plants and trees and animals, the soil improved and becomes stronger, less prone to erosion. अगर आपके पास ज्यादा पेड़ होंगे, ज्यादा पौधे होंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगी। सॉइल इरोजन नहीं होगी तो और आगे प्लांट्स वगैरह भी उग सकते हैं और आसानी से हमारे पास चीजें उगेंगी, सैलिनिटी नहीं होगी, वाटर लॉगिंग नहीं होगी। ये बेसिक चीजें जो कि हो सकती हैं, जो लोगों को माननी चाहिए, इसीलिए कंजर्व करना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, रिपोर्टिंग द डाटा टू शो द बायोडाइवर्सिटी एट रिस्क। इसके अंदर आपके पास तीन तरीकों से दिखाया हुआ है। हमारे पास तीन चीजें बताई हुई है कि एक हमारे पास जो ये येलो कलर के अंदर है, ये बताया हुआ है कि वो वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब कि उनको हार्म किया जा सकता है आने वाले वक्तों के अंदर। हार्म है उनको भी, लेकिन उनको वो वल्नरेबल है, उनको हार्म किया जा सकता है ज्यादा। इंडेंजर्ड वो होती है जिनको हार्म किया जा रहा है, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो होती है कि जिनको हार्म हो चुका है और वो बहुत कम बची है हमारे पास। तो ऐसी स्पीशीज कौन सी है, मैमल्स जो हमारे पास है, इंसानों की बात नहीं कर रहे, मैमल्स जो हमारे पास होते हैं जानवरों में, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हमारे पास तकरीबन 4% है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल्स के अंदर ऐसे 4% मैमल्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनको क्या किया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी को क्रिटिकली इंडेंजर किया हुआ है। और हमारे पास बाकी के 10% तक ऐसे हैं जो कि इंडेंजर्ड है, और बाकी के जो है वो वल्नरेबल है। इसी तरीके से काफी सारी स्पीशीज हमारे पास मौजूद है। अच्छा, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। अब ये तो हमने नेशनल लेवल के ऊपर बात कर ली और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात कर ली, वर्ल्ड वाइड। अगर हमसे स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि सामने आती हैं जब कोई बंदा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कोई काम करता है। तो हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या आती है, The article from the 2009 Biodiversity in Pakistan key issues identified some of the primary challenges। कोई ना कोई challenges हमारे पास आते हैं बायोडाइवर्सिटी के एक्शन प्लान को करने के लिए, कोई ना कोई challenges आते हैं। क्या आते हैं, lack of awareness of environmental issues as on the part of decision makers in civil society। लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि यार ये दुनिया के अंदर, ये मुल्क के अंदर हो रहा है और इसको रोकना पड़ेगा। लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, लोग अवेयर नहीं है इस चीज से, तो लोग इसके बारे में कुछ करते भी नहीं है। वीक गवर्नेंस, जो हमारे पास जो गवर्नमेंट है वो वीक गवर्नेंस कर रही है, वो इस काम के अंदर इतनी तवज्जो नहीं दे रही, स्लो प्रोसेस है, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, हो जाएगा अगले कल पे टाल ले। तो ये हमारे पास जो है वो वीक गवर्नेंस में आ जाता है, ये हमारे पास एक चैलेंज है। वीक कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। वीक कैपेसिटी का मतलब ये है कि एक तो गवर्नमेंट तो स्लो डिसीजन प्रोसेस कर रही है, लेकिन एक तरीका ये भी है, एक चीज ये भी है कि वो वीक कैपेसिटी कि वो कर ही नहीं सकती, ना तो उनके पास इतने काबिलियत नहीं है उनके पास। कहने का मकसद ये कि गवर्नमेंट के पास इतनी काबिलियत नहीं है, वो दूसरे डिपार्टमेंट नहीं संभाल पा रही, वो बायोडाइवर्सिटी कैसे ठीक कराएगी। लैक ऑफ फंडिंग, पैसे नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पैसे नहीं है कंजर्व करने के लिए, आपको पैसे चाहिए होते हैं कंजर्व करने के लिए, ठीक है। तो सिक्योरिटी कराने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जगह जगह पे पेड़ पौधे लगाने के मुफ्त में तो नहीं लगते, तो उसके लिए पैसे भी नहीं है। ये हमारे पास हो गया। अच्छा, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमंस जो है हमारे पास, जो इंसान जो रह रहे हैं किसी जगह के ऊपर, उनके इन्वॉल्वमेंट से, उनकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असर पड़ रहा होता है। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इंसान क्या मसले मसाइल पैदा कर रहे हैं, अगर इंसान ये मसले मसाइल पैदा नहीं करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी आसानी से कंजर्व हो जाएगी। तो वो कौन से मसले मसाइल हैं जो इंसान करते हैं, वो हमारे पास नीचे लिखे हैं इसमें। The International Union for Conservation of Nature reported that 75% of genetic diversity of agriculture crops has been lost। एग्रीकल्चर जो हमारे पास क्रॉप्स मौजूद है, खाने पीने की चीजें जो मौजूद है, उनके अंदर जो डाइवर्सिटी है कि ये खाने की चीज भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, वो 75% जो है वो खत्म हो चुकी है। अब वही चीजें रिपीट हो रही है हमारे पास। 75% ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज आर ओवर एक्सप्लॉइटेड। जो मछलियों की जो किस्में मौजूद है दुनिया के अंदर, उसमें से 75% जो मछलियों की किस्में हैं उनको वो ओवर एक्सप्लॉइट किया जा चुका है, मतलब उनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा चुका है कि अब वो है ही नहीं, वो बची ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। एंड 1/3 ऑफ कोरल रीफ्स आर थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन। जो कोरल रीफ्स हमारे पास होते हैं समंदर के अंदर, हमारे पास ऐसी जगह होती है, कोरल रीफ्स होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं वो,
तो उनको भी थ्रेटन किया जा चुका है। एक चौथा, एक तिहाई हिस्सा जो होता है। मैन इज द फैक्टर, इंसान जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इन सारे मसले मसाइल के अंदर, ठीक है। अगर इंसान वो मसले मसाइल पैदा ना करे तो शायद बायोडाइवर्सिटी आसानी से कंजर्व हो जाए। तो ऐसे मसले मसाइल हमारे पास क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज का ऐसा कौन सा इम्पैक्ट है। तो ह्यूमन की एक्टिविटीज के अंदर पहली चीज हमारे पास है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब जो इलाके हमारे पास जहाँ पे जंगलात हैं वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, मतलब उस जंगल को हटा के कोई इंडस्ट्री खड़ी करना, कोई कंपनी बनाना। क्यों? वो जंगल वहां पे ठीक है, वो जंगल किसी जानवरों का हैबिटेट है, इतने सारे जानवरों का, वहां से फायदा आ रहा है आपकी कंट्री को, इकोसिस्टम मेंटेन हो रहा है। उस जंगल को हटा के आप वहां पे कंपनी बना रहे हैं। तो वो कंपनी, आपने अर्बनाइजेशन तो कर लिया, आपने आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कर ली, लेकिन आपने किसकी ऊपर करी, आपने वो जंगल हटा दिया। तो एक जगह से अगर आपने फायदा लिया भी तो दूसरी जगह का आपने नुकसान कर दिया। वो अर्बनाइजेशन के अंदर आ गया। ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू द नीड ऑफ न्यू बिल्डिंग्स। इसकी वजह क्या है, अर्बनाइजेशन करी क्यों जा रही है हमारे पास। जो पिंक कलर में बॉक्सेस है ना, ये रीजन, ये हमारे पास मसला है कि मसला क्या है। और जो इसके नीचे जो पर्पल कलर में बॉक्सेस हैं वो रीजन बता रहे हैं कि इस चीज का वजह क्यों है, हो क्यों रही है। तो अर्बनाइजेशन हो तो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, इंसानों की तादाद इतनी बढ़ रही है, तो इससे क्या हो रहा है, ज्यादा जगह चाहिए रहने के लिए, तो जगह ऐसे ही फिर मिलेगी। पेड़ हटाने पड़ेंगे, जंगलात हटाने पड़ेंगे, तो ही जगह मिलेगी। दूसरा हमारे पास इम्पैक्ट क्या है कि डिफॉरेस्टेशन, जंगलात को हटाना, जंगलात काट देना। इसकी वजह से हमारे पास ये हो क्यों रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। हो क्यों रही है, क्योंकि सॉइल इरोजन हमारे पास हो रहा है, प्लांट लाइफ खत्म हो रही है, लो रेनफॉल हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो जा रही है। पॉल्यूशन हमारे पास अगर होता है, पॉल्यूशन भी इंसानों की वजह से हो रहा है, गाड़ियां चलना, फैक्ट्रीज चलना, ये काम होना, वो काम होना, तो उस पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ओवर हंटिंग इंसान कर रहे हैं, कोई एक जानवर अगर नया मिल दिख जाता है किसी को तो उसकी हंटिंग शुरू हो जाती है, उसकी ओवर हंटिंग शुरू हो जा रही है। तो वो ओवर हंटिंग की वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्ट किलिंग हो रही है वाइल्ड एनिमल्स के अंदर, उनको खत्म किया जा रहा है। तो इससे हमारे पास, इन सारे रीजन से हमारे पास क्या चीज हो रही है, बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है हमारे। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है क्लाइमेट चेंजेस आर नॉट दी ओनली प्रेशर ऑन एनवायरमेंट्स, हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन। लोग ये बोलते हैं ना कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ क्लाइमेट चेंज जरूरी नहीं होता, क्लाइमेट चेंज तो है बुरा, लेकिन उसके साथ साथ जो इंसान की जो गलतियों की वजह से जो हैबिटेट लॉस हो रहा है जानवरों का, जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जो पोल्यूशन हो रही है, गंदगी हो रही है, चीज को रोका जा रहा है, मारा जा रहा है, वो भी गलत है, और वो भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी को डिक्लाइन करने में। ये भी हमारे पास एक प्रेशर है, सिर्फ क्लाइमेट चेंज एक प्रेशर नहीं होता। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन कॉजेज एंड इट्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। डिफॉरेस्टेशन का कोई ना कोई कॉज है और कोई ना कोई इफेक्ट होता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। जो डिफॉरेस्टेशन, जंगलात को हटाना है, उसके रीजंस क्या है और उसका इफेक्ट क्या होता है। फॉरेस्ट कवर 31% ऑफ द लैंड एरिया ऑन आवर प्लैनेट। जो हमारे पास जो दुनिया के ऊपर जो लैंड का एरिया जो है, जो रहने का जो इलाका है, जो जमीन है, उसमें 31% जो है वो जंगलात से कवर हुई है, 31%। ठीक। दे प्रोड्यूस वाइटल ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड होम्स फॉर आवर पीपल एंड वाइल्ड लाइफ। ये जंगलात क्या करते हैं, जंगलात ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और हमारे पास होम्स प्रोड्यूस करते हैं तरह तरह के जानवरों के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए होम भी है, और हमारे पास इंसानों के लिए ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट थ्रेटेड एंड endangered एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। दुनिया के जितने भी हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज है ना, ज्यादा से ज्यादा वो उन जंगलात के अंदर ही रहती है। तो जब उन जंगलात को ही हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, वो इंडेंजर्ड स्पीशी अपने आप ही हट जाएगी, वो अपने आप ही मर जाएंगे ना वो तो। एंड बिलियंस ऑफ पीपल रिलाई ऑन इट्स बेनिफिट्स। फॉरेस्ट ऑफर फूड, फ्रेश एयर, क्लोथिंग, मेडिसिन एंड शेल्टर। अच्छा, एक तो चीज ये होती है कि भाई आप जो है पेड़ को काट रहे हैं अपने इस्तेमाल के लिए, ठीक है, आपने पेड़ को काटा, आपने पेड़ को काट के पेपर बनाया, फर्नीचर बनाया, जो भी किया आपने किया, तो उसकी जगह पे आप एक और पेड़ भी लगा सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि पेड़ कंप्लीटली वहां से हटा देना उस इलाके में से। जो फॉरेस्टिंग होती है उसके अंदर ये होता है कि भाई पेड़ उग गया, पेड़ को काटा हमने लकड़ी इस्तेमाल करने के लिए, दूसरा पेड़ लगा दिया, दोबारा पेड़ उग गया, ये चीज हो गई ना। लेकिन डिफॉरेस्टेशन के अंदर क्या होता है, कंप्लीटली उस इलाके में से पेड़ हटा दिए और वहां पे कुछ लगाया भी नहीं। तो नुकसान ही हुआ ना ऑटोमेटिकली। तो आपको मना नहीं है, पेड़ काटे अपने फायदे के लिए, ठीक है,
लेकिन देख के काटे कि कहाँ का पेड़ काट रहे हैं, और उससे फायदा अगर ले भी लिया है तो दूसरा पेड़ लगा देना वहां पे। तो ये चीज हमारे पास। फॉरेस्ट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट की वजह से आसानी से रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं आपको, और गंदी हवा जो होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। बट मैन इज डिस्ट्रॉइंग दिस नेचुरल ब्यूटी बाय कटिंग देम डाउन फॉर हिज सेक एंड कंफर्ट। अपने फायदे के लिए उसको हटा रहे हैं और कुछ और लगा भी नहीं रहे वहां पे। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड। आप ट्रीज को कट कर रहे हैं फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट एरिया बनाने के लिए। नॉन फॉरेस्ट मतलब वहां पे जंगल है ही नहीं है, ठीक है। इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। कॉजेस क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के? कॉजेस ये होते हैं कि डिफॉरेस्टेशन डेलिबरेटली की जाती है, जानबूझ के कराई जाती है। क्यों? क्योंकि या तो वहां पे जमीन से आपको कोई मिनरल चाहिए होता है, वहां पे खुदाई करनी होती है आपको माइनिंग करने के लिए, आपको उस लकड़ी से पेपर बनाना है, या फिर आपको वहां पे इंडस्ट्री खड़ी करनी है, या फिर आपको कोई खास किस्म की लकड़ी चाहिए, या फिर कहीं से रास्ता बनाना है, आपको रोड बनाना है तो आपने जंगल हटा दिया, या फिर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन आप कर रहे हैं, या फिर आपको क्या है वहां पे खेत वगैरह बनाना है। तो ये हमारे पास कॉजेज हो गया। इसका इफेक्ट क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट से आपके पास क्या हो गया? जानवर की जगह चली जाती है, हैबिटेट लूज हो जाता है, तो जानवर मर गया, जानवर इंडेंजर हो गया। वहां पे जंगल, पेड़ हट जाएगा तो पेड़ का मकसद क्या होता है? पेड़ की जो रूट्स होती है ना, वो मट्टी को पकड़ के रखती है। जब पेड़ हट जाता है तो क्या होता है? मट्टी वहां से लूज हो जाती है। तो जब बारिश होती है तो सारी की सारी मट्टी वहां से निकल के दूसरे इलाकों में चली जाती है। और वहां पे जो जमीन का पानी होता है, वो सारा का सारा जो मिनरल्स होते हैं ना, जो जमीन के अंदर मिनरल्स रिक्वायर होते हैं, वो जमीन का पानी सारे के सारे मिनरल्स को ऊपर लेके आ जाता है। और पानी तो उड़ जाता है, जो मिनरल्स होते हैं वो जमीन के ऊपर पड़े रह जाते हैं, वहां पे कोई चीज पे रुकती ही नहीं, क्योंकि जमीन के अंदर तो है ही नहीं ना, जमीन के बाहर आ गई चीजें सारी। ये चीज हमारे पास होती है। ये सारे का सारा फिर ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर को बढ़ाने के अंदर पैदा करता है ये सारी की सारी चीजें। इससे हमारे पास जो ग्लेशियर्स हैं आर्कटिक के अंदर, वो सारे मेल्ट होते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर गर्मी ज्यादा पैदा होती है, ठीक है। लो रेनफॉल हो जाता है हमारे पास वहां पे, क्योंकि ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही। पेड़ जो होते हैं वो हवा को बाहर की तरफ भी ट्रांसपायरेशन भी तो कराते हैं ना। वाटर वेपर जब बढ़ जाता है तो हवा, बारिश अपने आप ज्यादा हो जाती है। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो ट्रांसपायरेशन भी नहीं होगी, ट्रांसपायरेशन नहीं होगी ज्यादा तो बारिश भी नहीं होगी, बारिश भी नहीं होगी तो इलाके सूखे पड़े रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज का। उन स्पीशीज की बात कर रहे हैं जो कि इंडेंजर्ड है, जिनको मसला है, जिनको एक्सटिंक्ट किया जा सकता है, जिनको खतरा है। और उन स्पीशीज की जो कि ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जो कि दुनिया में पाई ही नहीं जाती, जो कि खत्म हो गई दुनिया से उन्हीं रीजन की वजह से जो हमने ऊपर पढ़े। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एंटरटेनमेंट और फूड, एनिमल्स आर बिकमिंग endangered। या तो आप उसको एंटरटेनमेंट के लिए पकड़ लेते हैं जानवर को, या तो आप उसको खाने के लिए पकड़ लेते हैं। एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन फ्यूचर। इंडेंजरिंग का मतलब क्या होता है? कि उनको रिस्क है कि वो फ्यूचर में चल के इंडेंजर हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, सॉरी इंडेंजर्ड होंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे फ्यूचर में चल। और कुछ स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कि आपको पक्का है कि अब वो स्पीशीज आपको दुनिया पे कहीं नहीं मिलेगी, बस वो थी तो थी, अब चली गई, खत्म। ऑफ दैट स्पीशीज इन द इकोसिस्टम, सम ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज आर मेंशन बिलो। हमारे पास कुछ स्पीशीज इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के अंदर ये स्पीशीज को बहुत ज्यादा पकड़ा जा रहा है और मारा जा रहा है। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में चल के ये स्पीशीज पाकिस्तान के अंदर आपको नहीं मिलेंगी, इंडेंजर है क्योंकि। कौन कौन सी है? एक हमारे पास लॉन्ग बिल्ड वल्चर मौजूद है यहाँ पे, एक उसकी लंबी सी गर्दन होती है। ग्रीन सी टर्टल हमारे पास है, ये भी नहीं, ये भी अब इंडेंजर्ड स्पीशी है पाकिस्तान की। स्नो लेपर्ड हमारे पास नहीं पाया जाता है। मारखोर हमारे पास जो है वो भी नहीं पाया जाता, सिंध का आइबेक्स है मारखोर, वो नहीं होता। मार्को पोलो शीप हमारे पास है, वो भी नहीं पाया जाता। यूरोपियन ऑटर हमारे पास है, वो भी अब हमारे पास मुश्किल से मिलता है, इंडेंजर हो गया। और एक हमारे पास डॉरमाउस है, हमारे पास फॉरेस्ट का डॉरमाउस जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास एक चूहा है ये फॉरेस्ट का खास किस्म का, वो भी नहीं पाया जाता। इंडस रिवर की डॉल्फिन हमारे पास बहुत कम रह गई हैं। एशियन ब्लैक बेयर जो है वो भी बहुत कम रह गया हमारे पास। तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है हमारे पास, ठीक है। ये इंडेंजर्ड स्पीशीज हमारे पास वो है जिनको खतरा है, इनको रिस्क है, अगर इनको पकड़ पकड़ के इसी तरीके से मारा जाता रहा, या फिर इनको खत्म होते देखा जा रहा, तो क्या होगा? ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी फ्यूचर में, एक वक्त आएगा। ये हमारे पास चैप्टर अब हो गया है कंप्लीट, इसकी समरी है ये आप लोग पढ़ेंगे, और इसकी रिव्यू क्वेश्चंस जो है ये आपने सारा का सारा कंप्लीट करना आपका टास्क है। इसका आपका टेस्ट होगा अगले वीक में, या फिर किसी भी क्लास में इसका आपका टेस्ट हो जाएगा, जो ग्रैंड टेस्ट आप लोगों के होते हैं। उसी तरीके से गूगल के ऊपर जो मैंने बताया था उसी के तरीके से आपका यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा।
या तो यही क्वेश्चन होंगे या फिर इनसे अलग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लेकिन चैप्टर से रिलेटेड ही होगी। सारी चीजें चैप्टर से रिलेटेड ही होंगी, तो चैप्टर एक दफा आप रिवाइज कर लें, पढ़ लें, खुद से समरी पढ़ें, ये क्वेश्चन सॉल्व करें। टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चंस जो है या तो रिपीट भी हो सकते हैं, या तो फिर मैं खुद से भी क्वेश्चंस बना के दे सकता हूँ और आपको वो सॉल्व करने होंगे आधे घंटे के टाइम। नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई भी अगर मुश्किल होती है तो मुझसे पूछें, आई एम देयर ऑन व्हाट्सएप, आप मुझसे वहां पे पूछ के उसको सॉल्व कर सकते हैं।